नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्लियामेंट में हाल ही में पास किए गए 3 कृषि संशोधन विधेयकों के बारे में। हम बात करेंगे कि ये तीनों ही बिल किसान विरोधी क्यों कहे जा रहे हैं, इनमें ऐसी क्या बातें हैं जो किसानों को लग रही हैं कि उनके हित में नहीं है, और इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा और फिर आप खुद तय कर सकते हैं कि ये किसान विरोधी हैं या नहीं। ये सभी बातें हम करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आजकल कुछ कॉमन सीन्स हैं जो आपको लगभग सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर देखने को मिलेंगे। लगभग पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, किसान कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है। दरअसल ये सब हाल ही में पार्लियामेंट में 3 कृषि संशोधन विधेयक पारित किए जाने के विरोध में किया जा रहा है। इन तीनों को अखबारों और न्यूज चैनल में फार्म बिल्स 2020 के नाम से बुलाया जा रहा है, अदरवाइज इनके नाम बहुत लंबे लंबे हैं। तो दोस्तों, जब ये बिल राज्यसभा में पेश किए गए तो इनके ऊपर वहां काफी हंगामा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर विपक्ष का कहना है कि उनका जो विरोध है इन बिल्स को लेकर उसको दर्ज ही नहीं किया गया और ध्वनि मत के द्वारा इन बिल्स को वहां पारित कर दिया गया। तो फिलहाल अभी ये बिल राष्ट्रपति से पास होने के लिए पेंडिंग है। ये तीनों ही बिल पहले भी जून के महीने में ऑर्डिनेंस की तरह लाए गए थे, तब भी इनका विरोध हुआ था, पर एक बड़े स्तर पर जो विरोध है वो सितंबर के महीने में शुरू हुआ, क्योंकि संसद का जो सत्र चालू हुआ है अभी और सरकार ने यहाँ अपनी मंशा जताई कि ये तीनों ऑर्डिनेंस बिल के रूप में पास किए जाएंगे। तो इसके खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे भारत के उत्तरी राज्यों में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में कहीं और विरोध प्रदर्शन अभी नहीं हो रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, इस तरह से बाकी पूरे देश में भी किसान फार्म बिल्स का विरोध कर रहे हैं। और तो और आरएसएस और भाजपा का जो सहयोगी संगठन है भारतीय किसान संघ, बीकेएस जिसको हम कहते हैं, उसने भी इन विधेयकों का विरोध किया था। हालांकि वो सड़कों पर प्रदर्शन के लिए नहीं निकले, पर उन्होंने भी ये माना है कि इन विधेयकों में कमी है और उन्होंने भी सरकार को इसके बारे में अवगत कराया था और वो भी इसके खिलाफ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन तीनों विधेयकों का इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो बात करते हैं पहले बिल की। इसके 3 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, इसमें कहा गया है कि अब किसान के द्वारा अपनी फसल को कहीं पर भी बेचा जा सकता है। अब इस पर कोई इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर नहीं होगा। किसान जहां चाहे वहां जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। दूसरा, प्राइवेट मंडी अब बनाई जा सकेगी। अब ये प्राइवेट मंडी क्या है वो आपको अपने आप आगे पता चल जाएगा इस वीडियो में। फिलहाल अभी क्या सिस्टम है मैं वो आपको बताता हूं। देखिए, भारत में 60 के दशक में कृषि मंडियां बनाई गई थी, जहां किसान आकर अपनी फसल आढ़तियों को बेचते थे। इन आढ़तियों से फिर दुकानदार ये अनाज और सब्जियां खरीदकर फिर आगे बेचते हैं। ये जो आढ़ती हैं लाइसेंस्ड होते हैं, जिनको सरकार लाइसेंस देती है ये बिजनेस करने के लिए। इनको दुकानें और गोदाम दिए जाते हैं जहां पर कि ये माल रख सके। तो ये सारा खर्चा सरकार की तरफ से उठाया जाता है, बदले में सरकार इनसे टैक्स वसूल करती है, वो सरकार की कमाई का जरिया बनता है। अब इस नए कानून से बदलाव क्या आएगा वो बताता हूँ। देखिए, उदाहरण के तौर पर एक आटे की बात कर लेते हैं। आजकल पैक्ड आटा आता है और काफी बड़े बड़े ब्रांड है मार्केट में, जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, पतंजलि आटा हो गया। तो मान लीजिए ऐसी एक कंपनी है, मान लीजिए XYZ कंपनी के नाम से। अब आज के मौजूदा सिस्टम में अगर मान लीजिए ये कंपनी मेरी है, तो मुझे क्या करना होगा? मैं आढ़तियों के पास जाऊंगा, उनसे गेहूं खरीदूंगा, उसे अपनी फैक्ट्री में ले जाऊंगा, वहां पीसूंगा और फिर उसको पैक करके 5 किलो के, 10 किलो के, 20 किलो के पैकेटों में मार्केट में बेचूंगा। लेकिन अब इस बदलाव के बाद क्या होगा? अब मैं डायरेक्टली किसानों के पास जाकर गेहूं खरीद पाऊंगा। तो इसकी वजह से किसानों के पास ये विकल्प है कि वो बिचौलिए की, जो कि आज आढ़ती है, वे उनको गेहूं ना बेचकर सीधे कंपनियों को भी गेहूं बेच पाएंगे। तो सुनने में तो ये स्कीम आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, जैसे कि गेहूं का मान लीजिए अभी का MSP है लगभग 2000 रुपए प्रति क्विंटल। तो इसका मतलब जहां सरकारी खरीद मूल्य 2000 रुपए का है, वहां आढ़तियों को आपको इससे कम में बेचना पड़ेगा, क्योंकि आढ़ती भी तो आपसे खरीद कर इस पे कुछ कमाएगा ना। तो मान लीजिए आपने आढ़तियों को ये 1800 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर बेच दिया, लेकिन जब ये बीच से हट जाएंगे नए कानून के हिसाब से, तो आप इसको डायरेक्टली कंपनियों को हो सकता है 2200 रुपए तक भी बेच पाए। तो इससे तो किसानों को फायदा ही होगा। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? तो देखिए, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसी एग्जाम्पल का एक दूसरा पहलू भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल इसका उल्टा हो सकता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर।
मान लीजिए किसान की कृषि मंडी में बेचने की पावर नहीं है, तो कंपनियों के हाथ में ये पावर आ जाएगी कि वो किसानों को बोल सकती हैं कि वो तो 2200 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर नहीं खरीद सकती और ज्यादा से ज्यादा वो इसके 1600 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीद सकते हैं। बेचना है तो बेचो, वरना अपने घर जाओ। तो ये स्थिति भी आ सकती है और किसानों को लग रहा है कि ये स्थिति जरूर आएगी, क्योंकि भारत के ज्यादातर किसान, मैं तो कहूंगा 85% किसान के पास आज के समय में 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। ऐसे किसानों को सरकार क्लासिफाई करती है छोटे किसानों की श्रेणी में। तो इन छोटे किसानों के पास ज्यादा उपज नहीं होगी, जिसके कारण इनके पास ज्यादा मोल भाव करने की पावर भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके पास बेचने के लिए ज्यादा माल है तो आप बड़ी कंपनियों से भी मोल भाव कर सकते हो, पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो रेट कंपनियां बोलेंगी आपको उसी पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। किसानों को दूसरा डर यहाँ पर यह है कि प्राइवेट मंडियां कृषि मंडियों को आने वाले समय में बंद कर देंगी। कारण क्या है इसका? तो देखिए, अगर सरकारी मंडियों में खरीद फरोख्त नहीं होगी तो सरकार उसका खर्चा क्यों उठाएगी? और अगर ये सरकारी मंडियां बंद हो गई तो किसानों के पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा जहां वो अपनी फसल ले जाकर बेच सके, और हार कर उनको इन प्राइवेट मंडियों में ही कम कीमतों पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। एक और बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि सरकार इस बिल के बारे में बढ़ चढ़कर बोल रही है कि इस बिल की वजह से अब किसानों पर कोई बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी और वो जहां चाहे अपनी फसल वाजिब दामों पर बेच सकते हैं। तो देखिए, सच्चाई ये है कि किसानों पर ये रिस्ट्रिक्शन कभी भी नहीं थी। वो पहले भी जहां चाहे जाकर अपनी फसल किसी भी राज्य की कृषि मंडी में बेच सकते थे। हाँ, ये पाबंदी आढ़तियों पर जरूर थी कि वो अपनी निर्धारित सीमा के बाहर जाकर अपने माल को नहीं बेच सकते थे। दूसरा, अगर इसे ठीक से समझे तो देखिए, ये बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन हटाना किसान के लिए कोई इतने फायदे वाली बात है भी नहीं। कैसे? तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर एक किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मान लीजिए उसके राज्य में नहीं मिल रहा और वो सोचता है कि इसको ले जाकर किसी दूसरे राज्य में बेच दे, तो एक तो दूसरे राज्य तक इस फसल को ले जाने का खर्चा, और उसके बाद अगर जब तक ये फसल वहां नहीं बिकती तब तक इसको वहां किसी गोदाम में स्टोर कराने का खर्चा। कुल मिलाकर किसान के हाथ में कोई ज्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं आने वाला। अब यहाँ पर राज्य सरकारों को भी इन विधेयकों में आपत्ति है। उनका कहना है कि अगर ये कंपनियां सीधे किसानों से खरीदने लगेंगी तो इससे सरकारी कृषि मंडियों का बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिसके कारण इससे मिलने वाले जो स्टेट टैक्स है वो भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा मंडियों में जो इतने लाखों लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। तो अब आते हैं दूसरे बिल पर, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोल सकते हैं। इसके तहत कंपनियां अब सीधे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी कि देखिए, आप ये जो गेहूं अब बोओगे उसको मैं 2200 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर आपसे खरीद लूंगा। तो सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए गेहूं का एमएसपी आज के टाइम में 2000 रुपए प्रति क्विंटल है और कोई कंपनी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बोने से पहले ही कि आप इसे बोलो और जब ये कटेगा तो मैं आपसे ये एमएसपी से भी 200 रुपए फालतू यानी कि 2200 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर आपसे खरीद लूंगा। तो सुनने में तो काफी अच्छा ऑफर लग रहा है कि अगर बोने से पहले ही किसान को ये गारंटी मिल जाए कि उसकी ये फसल इतने बढ़िया दामों पर बिकेगी तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि वरना कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बहुत अच्छी होती है तो मार्केट में ज्यादा उपज होने के कारण इसका रेट काफी कम हो जाता है। मान लीजिए कई बार ये 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बेचनी पड़ जाती है, पर जिस किसान ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उसको अब ये टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी फसल तो 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकनी तय हो चुकी है। तो इसमें अब दिक्कत क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो देखिए, ये जो कंपनियां हैं जो किसानों से खरीदकर सब्जियां और फल सीधे लोगों को बेच रही हैं, ये शुरुआत में तो अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए किसानों को भी अच्छा रेट देंगी और ग्राहकों को भी लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर देंगी। पर जैसे जैसे ये कंपनियां मार्केट में सेट होती चली जाएंगी, ये अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए किसानों से सस्ती दरों पर फसल खरीदना स्टार्ट कर देंगी। अब क्योंकि धीरे धीरे सरकारी कृषि मंडियां तो बंद हो चुकी होंगी, तो किसानों को डर ये है कि ऐसे में इनकी फसलों का एमएसपी हट जाएगा और सरकार का फसल की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हालांकि एमएसपी नहीं हटाया जा रहा है, सरकार ने साफ कर दिया है, खुद प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि एमएसपी नहीं हटेगा, लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी से भी 200 रुपए कम, मान लीजिए 1800 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय किया गया है, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि इसको एमएसपी से ऊपर ही रखना होगा। ऐसा इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके मुताबिक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी से काफी नीचे भी है तो भी वो कानूनी तौर पर सही माना जाएगा।
किसानों को यहाँ पर यह भी कहना है कि अगर आप एमएसपी को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ जोड़ दें कि जितना पैसा सरकार दे रही है उतना पैसा यहाँ ये प्राइवेट कंपनियां भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कम से कम देंगी ही, पर सरकार देखिए ये करेगी नहीं, वरना फिर तो ये सरकारी मंडी वाला ही सिस्टम हो गया ना, फिर इसमें प्राइवेट मार्केट कहाँ रह गया। अब आते हैं तीसरे बिल पर। तीसरा बिल है होर्डिंग का। होर्डिंग मतलब जमाखोरी। तो अब तक ये कानून था कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी एक लिमिट से ज्यादा किसी खाद्य सामग्री को इकट्ठी नहीं कर सकता। अगर वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर जुर्माना और जेल भी हो सकती थी। पर इस बिल के अनुसार अब ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये अनलिमिटेड स्टॉक जमा कर सकते हैं और इसको गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। अब इससे किसानों को क्या डर है? देखिए, इससे किसानों को ये डर है कि जमाखोरी के कारण आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। मतलब मान लीजिए किसी साल फसल बहुत अच्छी हुई, उपज भी बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसे में ये कंपनियां इन फसलों को खरीदकर अपने पास स्टॉक कर लेंगी और फिर अगले साल बोलेंगे कि हमारे पास तो स्टॉक में पहले से इतना माल पड़ा हुआ है, हम इतने महंगे रेट पर अब आपसे ये फसल नहीं खरीद सकते। बेचना है तो 2000 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 1400 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर बेच दो। अब यहाँ पर किसान फंस जाएगा क्योंकि उसे बहुत ही कम भाव पर अब अपनी इस उपज को बेचना पड़ेगा। तो इन्हीं तीनों कृषि संशोधन विधेयकों के खिलाफ कई कृषि संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आड़तियों के जो संगठन है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी जो डिमांड है वो उनको मैं आपको एक बार फिर से संक्षेप में बता देता हूँ। ये बिल की चर्चा के समय नहीं बताई जा सकती थी। तो पहली जो इनकी कंप्लेंट है वो ये है कि जो बिल है ये कंपनियों के फेवर में ज्यादा है, ये कंपनियों को ज्यादा फेवर करते हैं बजाय किसानों के। अगर सरकार चाहती तो यहाँ कानूनन किसानों के हाथ ज्यादा मजबूत किए जा सकते थे। उदाहरण के तौर पर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी को जोड़ा जा सकता था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कम से कम एमएसपी वाला रेट तो किसानों को देगा, लेकिन इस तरह की इसमें कोई भी बातें नहीं जोड़ी गई हैं। दूसरा, किसानों का मानना है कि एमएसपी है पर आज भी एमएसपी का फायदा किसानों को नहीं मिलता है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 6% किसानों को ही आज के समय में एमएसपी का फायदा मिल रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि सरकार 22 से 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, लेकिन असली में सरकार द्वारा खरीद सिर्फ 2 या 3 फसलों की होती है। उसमें भी मुख्यतः अगर बात करें तो चावल और गेहूं को ही खरीदा जाता है, क्योंकि किसी को बहुत ही कम होता है, जब कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है तभी उसकी सरकारी खरीद होती है, वरना उन फसलों की सरकारी खरीद होती ही नहीं। तो किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाओ, मतलब ये किसानों को कानूनी अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई किसान अपनी फसल लेकर कृषि मंडी तक आया है तो उसे उसका एमएसपी तो मिलना ही चाहिए, जो अभी नहीं होता है। इसके पीछे कारण है कि कृषि मंडियों में भी अपने आप में खुद बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि ये काफी पुरानी व्यवस्था है। तो इन कृषि मंडियों को हटाना नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। तो किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि कृषि मंडी व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। तीसरा, सभी का मानना यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मिडिलमैन कभी भी सिस्टम से नहीं हट सकते। आज ये लाइसेंस लेकर सरकार के लिए काम कर रहे हैं, कल को यही काम बगैर लाइसेंस के प्राइवेट कंपनियों के लिए करेंगे। देखिए, मैं अगर एक प्राइवेट कंपनी का मालिक हूं, मैं अगर पंजाब से जाके गेहूं खरीदना चाहता हूं, मैं पंजाब में किसी को नहीं जानता, तो मैं भी तो वहां किसी बिचौलिए को पकड़ के वहां से सारी खरीद फरोख्त का काम करूंगा। तो ये आड़ती सरकारी मंडियों से उठ के प्राइवेट मंडियों में जाके बैठ जाएंगे। तो अगर आप कहते हैं कि ये बिल लाकर हम बिचौलियों को बीच से हटा रहे हैं, तो बिचौलिए मान के चलिए कभी भी सिस्टम से नहीं हट सकते। चौथा, कई अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि भारत के कृषि तंत्र में बदलाव की आवश्यकता है। किसानों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की जरूरत है, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए उनकी उपज के लिए, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कृषि मंडियों में सुधार की जरूरत है, ना कि प्राइवेट सेक्टर को बुलाने की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मार्केट फोर्स है और मार्केट फोर्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है और इसके कारण गवर्नमेंट का जो प्रोटेक्शन आज किसानों के ऊपर है वो चला जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत सरकार करे, ना कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारा प्रोजेक्ट दे दे। इसके पीछे कारण यह है कि ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। देश की लगभग 40 से 45% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य पॉइंट थे इन तीनों कृषि संशोधन विधेयकों को लेकर, जो मैंने बड़े संक्षेप में और सरल भाषा में आपके सामने रखे हैं। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की अन्य वीडियो की भी अगर आप नोटिफिकेशन मुझसे चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।